1658 एडी में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने तख्तापलट किया, अपने 3 भाइयों को हराया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अकबर के पूरी तरह इस्लामीकरण के बाद से चली आ रही धार्मिक सहनशीलता की नीतियों को छोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे मुगल साम्राज्य में अफरातफरी मच गई, जो कमजोर पड़ रहा था। इस समय ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनी बनाने वालों ने पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के समुद्री दबदबे को हराकर भारत में सूरत, मुंबई और कंकुट्टा जैसी जगहों पर अपने व्यापारिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए। 1761 तक मुगल साम्राज्य के अंदर के झगड़े बहुत गंभीर हो गए थे, जिससे ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनी बनाने वालों को देश में और अंदर तक घुसने का मौका मिल गया और उत्तर से अफगानों के लिए हमला करने के मौके भी बन गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानिस्तान ने मुगल साम्राज्य की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया और दिल्ली को भी लूटा और तबाह कर दिया गया। इस युद्ध ने भारत को पश्चिमी हमले का सामना करने में काबिल उसकी अकेली ताकत से दूर कर दिया, जिससे धीरे धीरे वह एक ब्रिटिश कॉलोनी में बदल गया। साथ ही ब्रिटिश ने 7 साल के युद्ध में फ्रांस को हराकर भारत में सभी फ्रेंच कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 4 मिसौरी युद्धों और 3 मराठा युद्धों के जरिए ब्रिटेन ने पूरे दक्षिण और मध्य भारत पर कब्जा कर लिया। तब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर के अलग अलग राज्यों के खिलाफ राजनीतिक चालबाजी, आर्थिक रिश्वत या सैन्य दबाव की रणनीति लागू करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उत्तर भारत में भी घुस गई। 1849 तक आखिरी बचा पंजाब प्रांत भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और बादशाह मुगल अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। इस तरह भारत पूरी तरह से ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का भारत पर पूरा लोकप्रिय कंट्रोल था, लेकिन कई राज्यों का सीधा कंट्रोल स्थानीय भारतीय राजकुमारों और अमीरों के हाथों में रहा। इन अमीरों और राजकुमारों का शासन पूरी तरह से था और अपने इलाके को बढ़ाने और टैक्स इकट्ठा करने के लिए भारत के उस समय के गवर्नर दान होशी ने सत्ता खोने का एक सिद्धांत बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अमीर या राजकुमार की मृत्यु के बाद बिना किसी सीधे उत्तराधिकारी वाले राज्यों का सारा इलाका और आय भारतीय कॉपर कंपनी को सौंप दी जानी थी। बाद में डैन होशी ने खराब एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर सीधे कई भारतीय राजाओं के इलाकों पर कब्जा कर लिया, साथ ही कई हिंदू और मुस्लिम मंदिरों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इससे भारतीय अमीरों और पादरियों में ब्रिटिश कॉलोनिस्टों के प्रति नाराजगी बढ़ गई। इसके अलावा भारत पर अपने हमले के दौरान ब्रिटिश कॉलोनिस्टों ने कई भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों के तौर पर भर्ती करने के लिए ज्यादा सैलरी और जमीन पर टैक्स का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बार जब उन्होंने भारत पर पूरा कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए ये खास अधिकार खत्म कर दिए, यहाँ तक कि उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर किया। इसके अलावा ब्रिटिश अफसरों और सैनिकों ने अक्सर भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया और उन्हें बेइज्जत किया, जिससे उन्हें चीन के किंग राजवंश के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाई में भारतीय सैनिकों को फ्रंट लाइन पर हमला करने के लिए भी मजबूर किया गया। इस गलत बर्ताव की वजह से विरोध के सीक्रेट प्लान बने, जिसका मुख्य कारण मई 1857 में हुआ बदनाम ग्रीस में लिपटी गोली कांड था, जिसे मिरुत घटना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों को मिलिट्री सप्लाई दी, जिसमें बीफ और पोर्क की चर्बी में भीगे कागज में लिपटी एक नई तरह की गोली भी शामिल थी। इसका इस्तेमाल करने के लिए गोली तक पहुंचने के लिए कागज को काटना पड़ता था। ज्यादातर भारतीय सैनिक मुस्लिम और हिंदू थे। मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते और हिंदू धर्म में मवेशियों को पवित्र माना जाता है। इसलिए अंग्रेजों की इस कार्रवाई से सीधे सैनिकों का विद्रोह हुआ, जो बाद में पूरे भारत में अलग अलग मिलिट्री कैंपों में हुआ। उन्होंने मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह कठपुतली शासक भद्रशाह टू को भारत का नया बादशाह घोषित किया
और उनके नाम पर एक घोषणा जारी की जिसमें सभी लोगों से, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एकजुट होने और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को निकालने की अपील की गई। जल्द ही भारतीय राजकुमार, जो पहले से ही अपने ब्रिटिश नेता से नाखुश थे, एक घास के मैदान में जंगल की आग की तरह भड़क उठे। एक विद्रोह जिसे इतिहास में इंडियन नेशनल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस विद्रोह को आखिरकार अंग्रेजों ने दबा दिया। युद्ध के बाद भद्रशाह टू को उनके भाई ने देश निकाला दे दिया और मुगल साम्राज्य आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया भारत की रानी के रूप में गद्दी पर बैठीं, जिससे सीधे ब्रिटिश शासन के तहत ब्रिटिश उपनिवेश काल की शुरुआत हुई। हालांकि अंग्रेजों ने भारत का शोषण और बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने कई फैक्ट्रियां, रेलवे और स्कूल भी बनाए। पश्चिमी ज्ञान के विचार भारत में भी फैले, जिससे इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ और कैपिटलिज्म का विकास हुआ। इस समय भारतीय अमीर लोगों के खास लोगों ने भारत के पुराने धर्म और संस्कृति में सुधार की मांग शुरू कर दी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे कई देशभक्त संगठनों को जन्म दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने असल में उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में मदद के लिए भारत से काफी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने और भारत को जर्मनी और तुर्की का साथ देने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़े भारतीय संगठनों से वादा किया कि अगर वे युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिशों का पूरा साथ देंगे तो भारत को आजादी दे दी जाएगी। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश न सिर्फ भारत को आजादी देने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने दमन की नीति भी लागू की। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के दूसरे साल 13 अप्रैल 1919 को अमृता नरसंहार हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय नागरिकों का नरसंहार किया। इस घटना ने ब्रिटेन के खिलाफ भारत के संघर्ष को तेजी से बढ़ा दिया। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गांधी ने भारतीय लोगों को बिना हिंसा के असहयोग आंदोलन में लीड किया। उन्होंने हड़ताल, ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट और टैक्स के खिलाफ विरोध जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन को भारत की आजादी के बदले रियायतें देने पर मजबूर किया। हालांकि इसके नतीजे बहुत खास नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश राज को कुछ हद तक झटका दिया। 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ब्रिटेन की नेशनल ताकत बहुत कम हो गई थी। वे अब भारत में कॉलोनियल राज नहीं चला सकते थे। भारत में बढ़ते नेशनल आजादी के आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार अपना राज जितना हो सके उतना लंबा ही चला सकती थी। 13 फरवरी 1946 को मुंबई में भारतीय नाविक ब्रिटिश अधिकारियों के भेदभाव और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए और हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों ने तुरंत भारतीय नाविकों को दबा दिया, जिससे उन्हें जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। यह घटना, जो भारत में फैली, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से जानी गई। भारतीय नाविकों का विद्रोह तेजी से पूरे देश में फैल गया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने अपनी दुश्मनी भुलाकर देश भर में मजदूरों की हड़ताल और हथियारबंद लड़ाई शुरू करने के लिए हाथ मिला लिया। देश भर में इस विरोध को देखते हुए ब्रिटेन ने बातचीत के लिए एक खास कैबिनेट डेलीगेशन भेजा, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए, साथ ही दोनों पार्टियों के बीच सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए। आखिर में 3 जून 1947 को लंदन और दिल्ली ने एक साथ भारत के बंटवारे के प्लान का ऐलान किया। यह प्रस्ताव, जो ब्रिटेन के भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन ने रखा था, माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान में पूरे ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही गई थी, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी वाला भारत और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पाकिस्तान शामिल था। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर 562 मौजूदा जागीरदार देश खुलकर बातचीत के जरिए
पाकिस्तान या मुख्य भारतीय राज्य में से किसी एक में शामिल होना चुनेंगे। भारत के बंटवारे के इस प्लान ने बाद में भारत पाकिस्तान झगड़े और कश्मीर के इलाके की आज़ादी के मुद्दे के बीज बोए। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली बनाया गया। उसी दिन भारत ने भी आज़ादी का ऐलान किया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य की आधिकारिक स्थापना हुई।